qualitative research conducted through the use of secondary data as the source of information. ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है जिसमें आप सेकेंडरी डाटा को एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप फोकस ग्रुप या इंटरव्यू की तरह क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी डाटा को एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर रहे। रादर ये रिसर्च जो है डॉक्यूमेंट एनालिसिस में आप रिसर्च क्वालिटेटिव ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा। A systematic procedure for reviewing or evaluating available document. डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। हम डे वन से सिस्टमैटिक की बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है जो जिसमें लॉजिकली इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं। ऐसा एक साइकिल होता है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होता है और लॉजिकली होता है। वो उस प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, या उसको उसके जो साइकिलिंग हो रही है एक क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक वे होता है, उसी को फॉलो करते हुए आपको वो प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर रिव्यूइंग और इवैल्यूएटिंग अवेलेबल डॉक्यूमेंट। जो आपका अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, जब आप उनको एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स के तहत एक सिस्टमैटिक वे में उनको रिव्यू करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। कैन फैसिलिटेट टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि डॉक्यूमेंट एनालिसिस की ये पावर है कि वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकता है, आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। यानी कि लाइकवाइज आपका रिसर्च क्वेश्चन जो भी होता है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, जैसा कि प्राइमरी डाटा आपके रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, इसी तरह डॉक्यूमेंट एनालिसिस की भी ये पावर है कि वो आपको आपके रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। कैन बी हेल्पफुल इन सेवरल सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट एनालिसिस ही काम आ सकता है, वहाँ पे और कोई रिसर्च पॉसिबल ही नहीं, वहाँ पे और कोई आप टूल ऑफ डाटा कलेक्शन यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई और डाटा कलेक्शन टूल यूज नहीं हो सकता, वो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस ही आप कर सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या क्या, ये बेसिकली वही सिचुएशंस भी हैं, इसमें एक दो। नंबर वन है इनएक्सेसिबल सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे रिस्पोंडेंट जिनको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। मसलन जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आप उनको किसी भी वे में एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस, जब आपने टाइम स्पान के साथ डिफरेंट टाइम पीरियड का एक एनालिसिस करना है, तो वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस सपोर्ट करता है। वहां पे आप पास्ट में जाके तो रिसर्च नहीं कर सकते, इवन आप पिछले पल में जाके रिसर्च नहीं कर सकते। आप करंट या आने वाले फ्यूचर में जा सकते हैं, आप पास्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपको पास्ट के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, पास्ट से कोई डाटा चाहिए आपको, तो वहाँ पे फिर आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे। रिलेटिवली लो कॉस्ट, कंपैरेटिवली इसकी कॉस्ट जो है लो है। एक्सेस टू इंटीमेट इंफॉर्मेशन, e.g. कन्फेशन, पर्सनल नोट्स, डायरीज, लेटर्स। देखिए डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है वो हमें इस काबिल करता है रिसर्चर को कि वो जो प्राइवेट इंटीमेट इंफॉर्मेशन है उसको हासिल कर सके।
बहुत सारे लोग जो है असल में हमारे कल्चर में इस चीज का इतना ट्रेंड नहीं है कन्फेशन का, लेकिन खास तौर पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जो नॉन प्रोटेस्टेंट यानी कि कैथोलिक हैं, अगर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट है तो वो मुझे करेक्ट कर दे इफ आई एम रॉन्ग। तो जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है तो उसमें भी नॉन प्रोटेस्टेंट जो है वो इतना कन्फेशन पे बिलीव नहीं करते जितना कि कैथोलिक्स करते हैं। तो वो वहाँ कन्फेशन का जो एक ट्रेंड है वो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है या यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज आप कह लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है अपने कन्फेशंस लोगों के सामने तो एक्सप्रेसिवली नहीं करते, लेकिन अपनी पर्सनल डायरीज के अंदर वो अपनी सारी इंटीमेट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। तो जब ऐसी सूरत होती है या लेटर्स है, हम मिस्टर चिप्स के लेटर पढ़ते रहे कि मिस्टर चिप्स ने कौन कौन से लेटर लिखे कैथराइन को। तो जी नशीमिया सॉरी जी आप बता दें, मैंने इसीलिए कहा है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कैथोलिक्स जो है वो ज्यादा कन्फेशन पे बिलीव करते हैं या नॉन प्रोटेस्टेंट्स करते हैं फिर, यानी कि वो जो असल में एक फिरका इनको पास्टर्स जो है वो यूज करते हैं नॉन प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, और जो कैथोलिक्स हैं वो फादर का वर्ड यूज करते हैं यूजुअली। जी नश्मी आप इस हवाले से प्लीज करेक्ट कर दें कि क्या कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा कन्फेशन पे बिलीव करता है क्रिश्चियन। मैंने आपने शायद नोट डाउन नहीं किया, मैंने एक बात ये भी की है कि हमारे कल्चर में इस चीज का इतना ट्रेंड नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जब स्पेसिफिकली उस एरा में कि जब चर्च का बहुत ज्यादा होल्ड था लोगों की हर सोच पे, लोगों के हर एक्शन पे, हर बिहेवियर पे, उस वक्त तो कन्फेशन को एक समझ लें कि एक सरकारी दर्जा हासिल था कि और फादर ये जो चर्च के जो लीडर होते थे वो बहुत पावरफुल एक पोस्ट तस्वर की जाती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंटीमेट इन नेचर हो, पर्सनल नोट्स हो, डायरीज हो, उनको आप सिर्फ क्योंकि वो लोग अगर आप रिस्पोंडेंट से डाटा लेते भी हैं तो वो आपको वो इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देंगे जो उन्होंने नोट डाउन करके रखी है। लार्जर सैंपल साइज, डॉक्यूमेंट एनालिसिस का ये एक एडवांटेज है कि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो सकता है। सैंपल साइज बहुत बड़ा इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर ने 100 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, दूसरे रिसर्चर ने भी 100 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, तीसरे ने 500 लोगों से डाटा कलेक्ट किया। अब आपने जब तीनों को कंबाइन कर दिया तो आपके पास 700 लोगों का डाटा हो गया। तो इसके अलावा आप के पास जितना भी पब्लिश्ड अवेलेबल मटेरियल है वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने बात कर ली थी, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बारे में। डिसएडवांटेज बायसनेस डेफिनेटली, क्योंकि टोटली रिसर्चर की चॉइस होती है उसने कौन सा डॉक्यूमेंट शामिल करना है अपनी रिसर्च के अंदर, कौन सा नहीं करना, और किस चीज को वो पर्सनली ज्यादा लाइक करता है या पर्सनली मानता है वो उसी चीज को वो इंक्लूड करेगा अपनी रिसर्च के अंदर। इनकम्प्लीटनेस, अगेन ये इशू है कि इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट में मिलती है वो कंप्लीट नहीं होती।
क्योंकि वो जो प्रीवियस स्टडी कंडक्ट की गई होती है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई होती है, किसी और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, किसी और पर्सपेक्टिव में। तो अब ये करंट सिचुएशन में उसको एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकता, किया जा सकता, या वो सारी जो करंट स्टडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही होती। डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन एक टफ प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है पॉवर्टी पे, तो अब क्या होगा कि पॉवर्टी पे गवर्नमेंट की पब्लिश रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पब्लिश रिपोर्ट भी है, किसी प्राइवेट रिसर्चर्स की जिन्होंने थीसिस के लिए या किसी और प्रोजेक्ट के लिए अपनी रिसर्च उसी सेम टॉपिक पे पब्लिश की हुई है। तो बहुत सारा एक डाटा का एक अंबार होता है आपके सामने, तो उसमें से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जैक्टली मेरे जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है, या मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ये वाला डॉक्यूमेंट फुलफिल कर सकता है। तो ये बड़ा टफ होता है, बड़ा एक हेक्टिक जॉब होती है रिसर्चर के लिए। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डेफिनेटली आप जितनी भी रिसर्चेज उठाएंगे हर एक ने अपनी वर्डिंग यूज की है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, हर एक ने इशू को अपने ही अंदाज से लिखा हुआ है, इसलिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लैकनेस की वजह से भी रिसर्चर को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती। नॉन वर्बल बिहेवियर, डेफिनेटली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं प्राइमरी सोर्सेज से, ये हमने बार बार डिस्कस किया है, तो नॉन वर्बल बिहेवियर जो है रिस्पोंडेंट का वो बड़ा काउंट कर रहा होता है रिसर्चर के लिए। रिसर्चर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि नॉन वर्बल बिहेवियर को वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, जो अच्छा रिसर्चर होता है। और स्पेशली अगर इंटरव्यू है या फोकस ग्रुप पर डिस्कशन हो रही है तो वहां पे तो नॉन वर्बल बिहेवियर की बहुत इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है डॉक्यूमेंट एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं, तो उसमें आप नॉन वर्बल बिहेवियर को मॉनिटर नहीं कर सकते। कोडिंग डिफिकल्टीज, कोडिंग बेसिकली ये हम इंशाल्लाह थोड़ा इस पे कल डिस्कस करेंगे कोडिंग पे। कल का लेक्चर जो हमारा होगा वो सिंपल डाटा एनालिसिस पे है, और एक छोटा सा चैप्टर है लास्ट वन जो जो हमने कल डिस्कस करना है। तो कल हम इंशाल्लाह थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि डाटा एनालिसिस को भी डिस्कस कर लें, बाकी मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च के बारे में और कुछ बता सकूं, स्पेशली रिसर्च प्रोसेस के लिए, या कुछ और शेयर कर सकूं कि जो आपको आगे फ्यूचर में थोड़ा आपको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल हो। लैक ऑफ कोडिंग डिफिकल्टी, कोडिंग ये होती है कि आपने जो आपका डाटा होता है उसको एक स्पेसिफिक वे में उसको एनालाइज करने के लिए उसको नंबर्स दिए जाते हैं। वो नंबर किस तरह से असाइन किए जाते हैं वो कल हम थोड़ा सा इस पे देखेंगे। तो कोडिंग डिफिकल्टीज जो है वो इसमें आती है डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है उसको, और हर रिसर्चर जो या पब्लिशर है उसने अपने फॉर्मेट में उसको लिखा हुआ होता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना और उसको फिर कोडिंग में लेके आना ये एक टफ जॉब होती है। तो यहाँ तक था हमारा ये डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। हमने प्राइमरी सोर्स पढ़ा और उसके बाद डाटा कलेक्शन टूल में डॉक्यूमेंट एनालिसिस पढ़ा। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या अभी तक का आप इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हम नेक्स्ट